डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। और अगर आप परीक्षा में से संबंधित कुछ प्रश्न जानना चाहते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएं, तो अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वीडियो विशेष प्रकार से उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीए सेमेस्टर सेकंड के विद्यार्थी हैं और अब बीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा सामने है, आने वाली है। और इस सेकंड सेमेस्टर का जो कोर्स टाइटल है आप देख लीजिए, सामने दिख रहा है। बीए इंग्लिश है, ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकंड है। कोर्स टाइटल है रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री और उस रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री का यूनिट 5th है। और इसमें एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन जो दिए हैं, इसको देखिएगा। इस क्वेश्चन को अध्ययन करने के बाद आपको बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन के भी आंसर मिल जाएंगे। ये विशेष प्रकार से मैंने लॉन्ग फॉर्म में इसको प्रस्तुत किया है और इसी को पढ़ने के बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन के भी अध्ययन जो है आंसर मिलेंगे। तो इसमें जो 5 क्वेश्चन हैं, डिस्क्राइब द सीन ऑफ द चर्चयार्ड बाय द पोएट्स आईज। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैपेसिटीज डज द पोएट इमेजिन इन द डेड विलेज। दूसरा है, हाउ डज द पोएट यूलिजीज, यानी व्यक्ति या वस्तु की उच्च प्रशंसा करना के होता है। द पुअर विलेजर्स, कैसे वो पुअर विलेजर्स की वो प्रशंसा करते हैं। व्हाट डज द पोएट says about himself, क्या अपने बारे में वो कहता है। summarize the epithet attached to the elegy। ये देखिए है यूनिट 5 है, आप जान लीजिए जो है रिलेटेड जो है ये बीए पार्ट 1 के जो सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। और ये जो है यूनिट 5 है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जान लीजिए कि सारी पोएम्स इसी में दी गई हैं, एक एक करके हर यूनिट में तीन पोएम्स दी गई हैं। तो ये 5वीं यूनिट है और इसमें सबसे पहले टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये एक लंबी चौड़ी पोएम है जिसको यूट्यूब पे पढ़ाना असंभव तो नहीं है, लेकिन एक मुश्किल कार्य है। लेकिन अगर आप इसे डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये आप जो है इस पोएम कमेंट कीजिएगा, मैं पार्ट में इसको जो है शूट करके आपको अपलोड करूंगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, टॉमस ग्रे की, बहुत ही मशहूर है और इस पे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें विलियम वर्ड्स की दूसरी डैफोडिल्स आएगी, जॉन किट्स की ओड टू ए नाइटिंगेल आएगी, इसको हम बाद में अध्ययन करते हैं। आज इसके बारे में पोएम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, टॉमस ग्रे द्वारा ये लिखी गई, इसको हम अध्ययन करते हैं। टॉमस ग्रे का जो टाइम है 1716 से 1771 तक है। ये इसमें आइए थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसमें कि जो है टॉमस ग्रे का इंट्रोडक्शन क्या है, टॉमस ग्रे कहां तक थे, किस तरीके से थे और क्या क्या इन्होंने लिखा, इसके बारे में थोड़ा सा हम वर्णन करते हैं। टॉमस ग्रे वॉज बोर्न इन 1716, 1716 में पैदा हुए थे इन लंदन। हिज चाइल्डहुड वॉज अनहैप्पी, उनका जो बचपना था वो अनहैप्पी था। एंड इनसिक्योर ड्यू टू द कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो उनका जो बचपना जो था वो इनसिक्योर था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। विच मेड हिम इमोशनली सेंसिटिव, जिसने उनको एक इमोशनली सेंसिटिव बना दिया था। एंड इंट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम एन अर्ली एज, और उन्हें जो अंतर्दर्शनात्मक बना दिया था। इंट्रोस्पेक्टिव के माने होता है अंतर्दर्शनात्मक, यानी कि जब बच्चे के सामने पेरेंट्स के लड़ाई झगड़ा दिखता है तो बच्चे के अंदर एक समझ की पैदा करता है, वो एक दर्शन पैदा करता है, एक फिलोसफिकल थॉट्स पैदा करता है। तो वही चीज इनके अंदर भी आ जाती है फ्रॉम एन अर्ली एज। दिस इमोशनल बैकग्राउंड डीपली इन्फ्लुएंस द टोन ऑफ हिज पोएट्री, और यही जो है इमोशनल बैकग्राउंड जो था इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है, डीपली प्रभावित करता है, बहुत गहरा है, इस प्रभावित करता है टोन ऑफ हिज पोएट्री। उनकी पोएट्री में यही चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। विच इज मार्ड बाय द मेलॉन्कली, जिसे मेलॉन्कली के रूप में जाना जाता है, रिफ्लेक्शन एंड सिंपैथी फॉर ह्यूमन सफरिंग। और इसमें जो है सिंपैथी, रिफ्लेक्शन है, प्रभाव है, एंड सिंपैथी है फॉर ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन सफरिंग का ये है। मेलॉन्कली जो है उसको कहते हैं कि जो हमेशा, मेलॉन्कली उसको कहते हैं जो एक ऐसी जो है उदासी या भावना जो काफी लंबे समय तक रहती है या जो हमेशा रहती है, उसी को मेलॉन्कली कहा जाता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। He was a highly educated scholar, वो एक हाईली एजुकेटेड स्कॉलर थे विद द स्ट्रांग क्लासिकल लर्निंग, वो क्लासिकल लर्निंग थे। Yet his poetic output was
स्मॉल बिकॉज ऑफ हिज परफेक्शनिस्ट नेचर, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट नेचर थे, वो नेचर में बिल्कुल परफेक्ट थे, पूर्णवादी थे, तो इसलिए उनकी जो है पोएम जो है स्मॉल सिस्टम पे रहती हैं, छोटे स्तर की रहती हैं, छोटे लोगों से रिलेटेड रहती हैं, छोटे स्तर से मतलब छोटे लोगों से रिलेटेड रहती हैं, जो सामाजिक लोग हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। आगे देखिए इसमें क्या कहते हैं, थॉमस ग्रे बिलोंग्स टू द एज ऑफ ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन एज से बिलोंग करते हैं, ऑल्सो नोन एज द प्री रोमांटिक एज, और उनको जो है प्री रोमांटिक एज से भी उनको रिलेट किया जाता है, जाना जाता है। दिस पीरियड स्टैंड बिटवीन द न्यू क्लासिकल एज, और ये जो पीरियड है ये न्यू क्लासिकल एज से जो है पीरियड स्टैंड्स बिटवीन द न्यू क्लासिकल एज एंड द रोमांटिक एज, रोमांटिक एज और न्यू क्लासिकल एज के बीच में इसे माना जाता है। इनके समय को जो ट्रांजिशनल पीरियड कहा था या रोमांटिक एज जो कहा था, प्री रोमांटिक कहा जाता है इसको, तो ये न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज के बीच का ये पीरियड इनका माना जाता है। ये जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा कि प्री रोमांटिक एज क्या थी या ट्रांजिशनल एज क्या थी, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। While earlier poetry focus on रीजन एंड क्लासिकल फॉर्म, जो उनकी शुरुआती पोएम थी वो क्या करती थी, जो उसमें जो चीजें हमको मिलती हैं, जो शुरुआती जो पोएम मिलती है, तो उसमें ये चीज मिलती है कि फोकस ऑन रीजन, वो रीजन पे फोकस करते हैं और क्लासिकल फॉर्म पे वो फोकस करते हैं। और आगे जो है ग्रे इंट्रोड्यूस्ड इमोशन, इमेजिनेशन एंड सिंपैथी फॉर ऑर्डिनरी पीपुल, इंट्रोड्यूस करते हैं इमोशन को, इमेजिनेशन को, कल्पना को, और सिंपैथी, वो सिंपैथी प्रस्तुत करते हैं किसके लिए, फॉर ऑर्डिनरी पीपुल, ऑर्डिनरी पीपुल के लिए वो सहानुभूति प्रस्तुत करते हैं। एंटिसिपेटिंग रोमांटिसिज्म, और जो एंटिसिपेट करते हैं अर्थात जो प्रत्याशा करते हैं या उम्मीद करते हैं क्या चीज से, रोमांटिसिज्म से, है ना। तो ये जो है एंटिसिपेटिंग पे होता है, यूं कह लीजिए कि किसी चीज को के लिए तैयार होना, तो ये रोमांटिसिज्म के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, ये इनके बारे में कहा जा रहा है। किसी एंटिसिपेट के माने होता है किसी चीज के लिए किसी को तैयार करना, तो ये रोमांटिसिज्म एज को तैयार कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें प्री रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। आगे देखिए, द मेजर थीम्स ऑफ ग्रेस पोएट्री इंक्लूड्स डेथ, जो जिसमें ग्रे की जो मेजर थीम है पोएट्री की वो डेथ है, और क्या है, ट्रांसिएंस है, ट्रांसिएंस के माने होता है क्षणिकता की, जो जीवन है वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, ऑफ द ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के क्षणभंगुरता के वर्णन करते हैं, एंड डिग्निटी ऑफ कॉमन पीपुल, और साधारण लोगों की गरिमा की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, क्वाइट रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। He shifted poetic attention from kings and heroes to the villagers and forgotten individuals, ये क्या कहते हैं, वो शिफ्ट कर देते हैं अपने पोएटिक अटेंशन को, जो उनका पोएटिक अटेंशन है, जो उनका पोएटिक प्रभाव है, वो क्या करते हैं। पहले क्या होता था कि लोग राजाओं महाराजाओं के बारे में वो उनकी प्रशंसा करते थे और उनके बारे में बात करते थे, तो उनको काफी जो है रिवॉर्ड मिलते थे। ये अपनी पोएट्री को शिफ्ट कर दिए हैं किनके लिए, विलेजर्स के लिए और फॉरगॉटन इंडिविजुअल्स के लिए, ऐसे लोग जिनको लोगों ने भुला दिया है, उन लोगों के बारे में ये बात करते हैं। ग्रेट इंपॉर्टेंस लाइज इन प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर रोमांटिक पोएट्री, बात वही पहले आई है कि ये जो ग्रेस की इंपॉर्टेंस जो है पाई जाती है इसमें, प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री का इन्होंने एक ग्राउंड तैयार किया था, एक जो है स्थान तैयार किया था, बाय कंबाइनिंग क्लासिकल फॉर्म विद इमोशनल डेप्थ, किससे कंबाइन कर दिया था, क्लासिकल फॉर्म को इमोशन से जोड़ करके इसे एक स्तर दे दिया था। मोस्ट फेमस प्रोमिनेंट वर्क्स जो इनके हैं, जो बहुत मशहूर हैं थॉमस ग्रे के, उसमें आता है एलिजिबिलिटी कंटीचर चॉर, उसको उनकी मास्टरपीस मानी जाती है। ओड ऑन डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ द एटन कॉलेज है, और द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ये इनकी जो 3 मशहूर पोएम्स हैं, सॉरी, तो
इसको ये है, और इनकी जो इलिजी रिटेन कंट्री चर्चार्ड है, ये इनकी एक मास्टरपीस है और इसी का आज हमें अध्ययन करना है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस पोएम का। बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हूं, हालांकि इसमें 200 से ज्यादा वर्सेस हैं और इसको जो है संभवतः 350 वर्सेस है, मैं थोड़ा सा इस वक्त मिस कर गया हूं। तो टॉमस ग्रेज इलिजी रिटेन कंट्री चर्चार्ड इज अ रिफ्लेक्टिव पोएम दैट मेडिटेट्स ऑन लाइफ। जो मेडिटेट्स करती है अर्थात जो है ध्यान दिलाती है ऑन लाइफ, जीवन पर और डेथ, मौत पर, एंड ह्यूमन डेस्टिनी, और मनुष्य के भाग्य को ये जो है मेडिटेट करती है, उस पर ध्यान देती है। सेट इन अ रूरल ग्रेवयार्ड, इस पोएम को सेट किया गया एक रूरल, एक गांव के ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान है, उसी में जो है को इसको सेट किया गया है। द पोएम ऑनर्स ऑर्डिनरी विलेजर्स, ये पोएम जो है ऑनर्स देती है, सम्मान देती है साधारण विलेजर्स को, साधारण लोगों को, हुज लाइफ पास, जिनका जीवन गुजर गया है, अर्थात जो लोग जा चुके हैं, अननोटिस्ड, और जो लोग अननोटिस्ड है, जिनको देखा नहीं गया है, जिनको ध्यान नहीं दिया गया है, अननोटिस्ड के माने जिनको ध्यान नहीं दिया गया है। ब्रेड ब्लेंड्स पर्सनल इमोशन विद अ यूनिवर्सल फिलॉसफी, वो जो है ग्रे जो है ना मिक्स कर देते हैं पर्सनल इमोशन को, किससे, व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं उनको जो होते हैं इन यूनिवर्सल फिलॉसफी से, सार्वभौमिक फिलॉसफी से, उसको दर्शन से जोड़ देते हैं। एक्सप्रेसिंग, और वो क्या करते हैं, किस तरीके से जोड़ते हैं, एक्सप्रेसिंग सिंपैथी फॉर द पुअर एंड क्वेश्चनिंग फेम, और जो सिंपैथी है फॉर द पुअर और क्वेश्चनिंग करते हैं फेम, एम्बिशन, और क्वेश्चन करते हैं फेम पर, एम्बिशन पर, एंड सोशल इनइक्वालिटी, और सामाजिक असमानता पर, इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड ड्यूरिंग द अगस्टन एज, जो अगस्टन एज में ये सारी चीजें थी, उसी पर ये प्रश्न कर रहे हैं। अगर हम पोएट्री की थीम की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, थीम हमको अवश्य समझना चाहिए। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ डेथ, ये जो है यूनिवर्सलिटी की एक जो है सार्वभौमिकता को, वास्तविकता को शो करती है, डेथ को, एंड द डिग्निटी ऑफ कॉमन ह्यूमन लाइफ, और कॉमन ह्यूमन लाइफ की जो डिग्निटी है, गरिमा है, उसका ये वर्णन करती है, ये शो करती है। ग्रे अर्गूज, ग्रे बात करते हैं दैट डेथ कम्स इक्वली टू रिच एंड द पुअर, पावरफुल एंड हम्बल, उनका यहाँ पे ये एक बात कह रहे हैं कि मौत जो है ना सभी को समान रूप से आती है, इक्वली टू रिच एंड पुअर, गरीबों को और अमीरों को एक प्रकार से आती है। ऐसा नहीं कि डेथ जो है किसी के ऊपर जो है सहानुभूति रखती हो, डेथ किसी के ऊपर सहानुभूति नहीं रखती है, और डेथ समान रूप से आती है। एक वर्ष कही गई है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, अपनी जो मौत जो है ना वो अपने बर्फीले हाथ को जो है ना राजाओं पर भी रख देती है, अर्थात कोई मौत से नहीं बच पाता है। तो वही इसको इसमें बता रहे हैं, यूनिवर्सलिटी को बता रहे हैं कि जो है वो बात करते हैं कि पावरफुल एंड हम्बल, जो पावरफुल है जो और हम्बल है, जो विनम्र है, उस पर भी मौत एक ही प्रकार से आती है। द पोएम चैलेंजेस, पोएम चैलेंज करती है सोशल प्राइड, सामाजिक घमंड, बाई सजेस्टिंग दैट अनफुलफिल्ड पोटेंशियल में लाई बरीड अमंग द पुअर, कहता है इसमें ये जो पोएम जो चैलेंज करती है सोशल प्राइड, सामाजिक गर्व को जो है वो चैलेंज करती है, सामाजिक गर्व को, और किसको कहती है, सजेस्ट दैट, और बाय सजेस्टिंग वो सजेस्ट करती है दैट अनफुलफिल्ड पोटेंशियल, अनफुलफिल्ड पोटेंशियल के माने होता है संभावनाएं, जो उनकी संभावनाएं थी या कुछ कहने की उनके अंदर संभावनाएं थी, जो उनके अंदर विशेषताएं थी, वो जो है अनफुलफिल्ड रह गई, में लाई हो सकती थी बरीड अमंग द पुअर, ये जो है जो उनकी संभावनाएं थी, जो उनकी संभावना थी वो इसी में बरीड हो सकती हैं, अर्थात उनकी जो महान भावनाएं थी वो इसमें बरीड हो सकती हैं, दफन ये पड़ी हो सकती हैं। ये जो ये कब्र है, देखिए इसमें सीन वो इस तरीके से अभी आती है कि वो चर्चयार्ड के में बैठा हुआ है और
वो गांव का एक चर्चयार्ड है और उसी में बैठे हुए हैं थॉमस ग्रे, और वो याद करते हैं उन गरीब लोगों को, और वो यही कहते हैं कि इनके अंदर भी जो भावनाएं रही होंगी और ऊंची भावनाएं रही होंगी, इनके भी इमोशंस रहे होंगे, इनकी भी भावनाएं रही होंगी, लेकिन वो सारी भावनाएं उनकी गरीबी के कारण यहीं दफन हो गई हैं, यहीं पड़ी हुई हैं। ये में लाई ब्रीड द पुअर। ग्रे क्रिटिसाइज एम्बिशन, ग्रे जो है क्रिटिसाइज करते हैं एम्बिशन को, फेम को एंड पावर को, शोइंग दैट वर्ल्डली सक्सेस कैन नॉट डिफीट मॉर्टेलिटी। जो है ये जो वर्ल्डली सक्सेस है, चाहे वो पावर हो, चाहे एम्बिशन हो, चाहे जो भी हो, वो कामयाबी जो है ना कैन नॉट डिफीट मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी को, वो जो है नश्वरता को वो डिफीट नहीं कर सकती है। अर्थात आप कितने ही शक्तिशाली बन जाएं, कितने ही एम्बिशियस हो जाएं, लेकिन आपका नाश एक दिन होना है, अर्थात आपको मौत एक दिन आनी है, और उसी प्रकार से मौत आनी है जिस प्रकार से इन गरीबों को आई थी, उसी तरीके से उन एम्बिशियस लोगों को भी मौत आनी है, चाहे कुछ भी हो। ये सारी चीजें इसमें वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद एट द सेम टाइम ही एक्सप्रेस डीप सिंपैथी, और उसी के साथ वो एक एक्सप्रेस करते हैं, डीप सिंपैथी को एक्सप्रेस करते हैं फॉर द रूरल पुअर, जो गांव के गरीब लोग हैं, हु सिंपल लाइफ, जिनके जो साधारण जीवन वेयर लिमिटेड, जिनके साधारण जीवन जो था वो लिमिटेड था, अर्थात वो गांव में ही पैदा हुए, गांव में ही रह गए, बाय सर्कमस्टेंसेस, उनके सामने हालात थे, रादर देन एबिलिटी, जो उनकी एबिलिटी थी, एबिलिटी की अपेक्षा उनके अंदर जो था वो क्या थी, उनके अंदर जो है सर्कमस्टेंसेस थे, हालात कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसी स्थितियां थी जिनको वो नहीं बता सकते थे, और उनका जो जीवन था वो सिंपल तरीके से वैसे ही समाप्त हो गया था। और क्या होता है कि जो ये साधारण गांव के लोग हैं, वो उनके अंदर सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं कह सके थे, वो ये बात कह रहे हैं। द इलिजी प्रोमोट्स मोरल ह्यूमिलिटी, ये प्रोमोट्स करती है मोरल नैतिक ह्यूमिलिटी को, कंपैशन को, मोरल ह्यूमिलिटी को, कंपैशन को, और दूसरी चीज क्या कहती है, दूसरी कंपैशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑब्स्क्यूर्ड लाइव्स, और दूसरी चीजें करती है एलिजी प्रोमोट्स करती है किन चीजों को, ह्यूमिलिटी को, कंपैशन को, और रिस्पेक्ट करती है फॉर ऑब्स्क्यूर्ड, अस्पष्ट, ऑब्स्क्योर माने अस्पष्ट जो है या धुंधला, जिसके बारे में जो पता न हो, एंड रिस्पेक्ट द ऑब्स्क्योर, और आदर करती है जो उन लोगों को जो लोग अंधेरे में चले गए, अर्थात अंधेरे में रह गए, उनको जो है ये रिस्पेक्ट करती है, उन लोगों को, लाइव्स माने यहाँ पे लोग कहे कि उन लोगों को ये रिस्पेक्ट करती है जो अंधेरे में चले गए और अंधेरे में ही रह गए। इट अफर्म्स दैट, ये अफर्म करती है, ये निर्णय करती है, देती है, ये दृढ़ता लाती है, दैट वर्चू, इमोशन एंड गुडनेस एग्जिस्ट बियॉन्ड सोशल रिकॉग्निशन। कहता है, ये बताता है, थॉमस ग्रे बताते हैं कि जो गुण है, इमोशन है, और जो अच्छाइयां हैं, और जो उनका अस्तित्व है, ये बियॉन्ड सोशल रिकॉग्निशन, इन्हें सामाजिक रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं है, समाज में इनकी पहचान की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें जो होती हैं, जो अच्छाइयां होती हैं, इनको समाज की रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, इनको समाज के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि फला आदमी अच्छा है तो वो अच्छा है, अगर कोई आदमी ईमानदार है तो ईमानदार है, तो भाई उसका समाज में कोई जो संपर्क नहीं हुआ, तो लोग उसकी अच्छाई के बारे में नहीं जाने कि वो किस तरीके का आदमी है, कैसा है। लेकिन इनका ये कहना है कि जो अच्छी चीज, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे हैं, उनको किसी चीज की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वो इस बात को अफर्म करते हैं, रिकॉग्निशन एंड दैट रिमेम्बरेंस, और रिमेम्बरेंस है, नॉट ग्लोरी गिव्स मीनिंग टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये जो ग्लोरी है ये नहीं देते, ग्लोरी जो है, मान सम्मान जो है वो नहीं देते ह्यूमन एग्जिस्टेंस। क्या चीज है, मीनिंग टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मनुष्य के वजूद को, मनुष्य के अस्तित्व को ये कोई जो है ये नहीं देती है,
मान सम्मान नहीं देती है, बल्कि आदमी का मान सम्मान खुद होता है। आदमी अपने मान सम्मान के साथ पैदा होता है और अपने मान सम्मान के साथ वो इस दुनिया से चला जाता है। उसको किसी की रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ट्रांजिशनल सेंसिबिलिटी। ये between the neoclassicism and emerging romanticism, emphasizing feeling, nature, solitude, meditation and personal reflection as valuable source of truth and moral understanding for ordinary humanity everywhere across time and society worldwide enduring। आगे जो ये क्या करते हैं कि ये it also reflects transitional sensibility, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट ट्रांजिशनल जो है, ये एक समय को संक्रमणकालीन जो है या परिवर्तन कह लीजिए, ये परिवर्तन ट्रांजिशनल जो है सेंसिबिलिटी को ये शो करती है, रिफ्लेक्ट करती है। किस चीज में? यहाँ पे परिवर्तन से है, ट्रांजिशनल के माने जो है परिवर्तन से है। सेंसिबिलिटी बिटवीन न्यू क्लासिसिज्म एंड इमर्ज, और ये उभरती है रोमांटिसिज्म से उभरती है। और इस पे इंफेसाइज करते हैं, जोर देते हैं फीलिंग, नेचर, सॉलिट्यूड, नेचर से, सॉलिट्यूड से, तन्हाई से, मेडिटेशन, ध्यान से, एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन। और इसमें सारी चीजों में मनुष्य का पर्सनल रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। एज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ ट्रूथ, और यही वैल्यूएबल सोर्स है सच्चाई के, एंड मोरल अंडरस्टैंडिंग, और नैतिक समझ के यही सोर्स हैं फॉर द ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी। ये जो साधारण जो मनुष्य मानवतावाद है उसका जो है ये एक पहचान होती है, एक समझ होती है। वेयर एवरीवेयर अक्रॉस, और हर तरफ, टाइम एंड सोसाइटी वर्ल्ड वाइड एंड्योरिंग, और हर तरफ यही चीज सामने आती है कि अगर आपके अंदर मोरल, नैतिक जो है संभावनाएं हैं तो ये सारी चीजें एक तरीके से उभरती हैं, एक तरीके से सामने आती हैं, चाहे जो भी हो जाए। अगला देखिए, ये समरी पर आते हैं और बड़े आराम से समरी देखिएगा। पोएम पढ़ाना मैंने बता दिया पहले ही ऑलरेडी कि बहुत मुश्किल है। मैंने थोड़ा इसकी थीम बता दिया और इंट्रोडक्शन बता दिया पोएम का। थीम भी अच्छी खासी मैंने बता दिया है, थीम इसकी क्या क्या है। अब इसकी समरी को देखते हैं। इलिजी इन ए कंट्री चर्चयार्ड बिगिंस विद द पोएट ऑब्जर्विंग इवनिंग इन अ क्वाइट रूरल चर्चयार्ड। देखिए, ये मैं बता दूं आपको यहां पर कि थॉमस ग्रे, शाम का समय था और एक गांव के बाहर जो एक चर्चयार्ड था उसमें बैठा हुआ था, और बैठे बैठे उसके माइंड में ये बात आती है कि ये जो इसमें ये जो गांव का चर्चयार्ड है इसमें भी बहुत महान लोग होंगे। इसमें जो दफन लोग हैं, जो इसमें कब्र में सोए हुए लोग हैं, कब्र में पड़े हुए लोग हैं, इसमें भी बहुत से महान लोग रहे होंगे। इनको सर्कमस्टेंसेस ने, हालात ने इन्हें ऊंचा उठने नहीं दिया। इनका जो सिस्टम था, ये शरीफ लोग थे, ये अच्छे लोग थे, नेक लोग थे, लेकिन इसकी अच्छाई, इनकी जो नेकी, इनकी जो है अच्छे गुण समाज के सामने ना आ सके, क्योंकि इनके पास कोई सोर्सेस नहीं थे अपने आप को एक्सप्रेस करने के। इनके पास कोई सोशल मीडिया नहीं था जिसके माध्यम से ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इस कब्र में सोए हुए लोग बहुत साधारण लोग थे, इसमें भी बहुत महान लोग थे। केवल वो सर्कमस्टेंसेस ने उन्हें उनकी महानता से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। यही बात का इसमें ये इस बात की समरी है शॉर्ट, और यही चीज इसमें बताई जाएगी। तो ये क्या कहते हैं कि इलिजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड बिगिंस विद द पोएट ऑब्जर्विंग इवनिंग इन अ क्वाइट रूरल चर्चयार्ड। वो बिल्कुल शांत चर्चयार्ड में बैठे हुए हैं, और क्या जो शाम का जो इमेजरी है उसको कैसे कहते हैं, द कर्फ्यू बेल रिंग्स, है ना, उसमें द कर्फ्यू टूल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द कर्फ्यू टूल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। तो ये कर्फ्यू जो है शाम की घंटी जो चर्च में बजाई जाती है, द कर्फ्यू बेल रिंग्स, वो बजती है। कैटल्स रिटर्न होम, और जो कैटल्स हैं, जो चौपाए हैं, अर्थात जो
जानवर हैं वो अपने घरों की तरफ वापस आ रहे हैं। एंड डार्कनेस स्लोली स्प्रेड, और डार्कनेस जो है धीमे धीमे फैल रहा है। दिस पीसफुल सेटिंग क्रिएट्स a solemn mood suitable for meditation and death। और यही पीसफुल जो है सेटिंग जो है ना, पीसफुल सेटिंग जो है ना, क्रिएट्स a solemn, एक जो है solemn, एक गंभीर, अति गंभीर मूड क्रिएट करता है, सुटेबल फॉर मेडिटेशन ऑन डेथ। मौत पर मेडिटेशन करने के लिए ध्यान लगाने का एक बहुत ही गंभीर फॉर्म जो है क्रिएट कर देता है, एक बहुत ही शानदार पीसफुल सेटिंग क्रिएट कर देता है मौत पर, कि मौत क्या चीज है। एक दिन हम आके यहीं पे पड़े होंगे, हमारी मौत आ जाएगी और इसमें लेट जाएंगे, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। उसी पर यह कहता है कि एक बहुत ही उचित समय है कि हम मौत पर अपना ध्यान लगा सकें, मौत पर मेडिटेट कर सकें, और वो उस पर मेडिटेट करता है। आगे देखिए क्या करता है। ग्रे रिफ्लेक्ट्स ऑन द ग्रेव्स ऑफ पुअर विलेजर्स बरीड इन द चर्चयार्ड। ग्रे जो रिफ्लेक्ट करता है उन पे जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, किस पे? ऑन द ग्रेव्स, कब्रों पर, ऑफ पुअर विलेजर्स, गरीब जो विलेजर्स हैं, इन द चर्चयार्ड, जो इस चर्चयार्ड में दफन है, हु सिंपल लाइव्स पास्ड विदाउट फेम, जिनकी सिंपल जीवन जो है वो पास्ड विदाउट फेम, जिनका साधारण जीवन जो था वो गुजर गया था विदाउट फेम, बिना प्रसिद्धि के, और रिकॉग्निशन, बिना किसी पहचान के। ही एम्फेसाइज दैट डेथ इज यूनिवर्सल, वो जोर देते हैं कि मौत क्या है, वो यूनिवर्सल है। एंड स्पेयर्स नो वन, और किसी को स्पेयर्स करती है, कहता है कि मौत यूनिवर्सल है और नो स्पेयर्स, ये जो किसी को छोड़ती नहीं है ना, ये कोई इससे बच नहीं सकता। स्पेयर्स के माने यहां बचना है, परेशानियों से बचना। तो यहां पे ये है कि वो कहता कि मौत से कोई बच नहीं सकता है, नो वन, कोई नहीं, कोई भी मौत से बच नहीं सकता है, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ और स्टेटस, चाहे उसके पास कितनी ही दौलत हो या उसका कोई भी स्टेटस हो, वो मौत से बच नहीं सकता है। ये बात कहते हैं। वो चाहे वो जो मौत होती है ना, मौत एक ऐसी चीज होती है कि वो रिगार्डलेस होती है, किस चीज से, चाहे आपकी फिल्म जो है वो बेपरवाह होती है, रिगार्डलेस के बारे में बेपरवाह होना, मौत बेपरवाह होती है। किस चीज से बेपरवाह होती है? वेल, दौलत से। आज आप कितने ही अमीर हो, आपको मौत आ ही जानी है, मौत को आना ही है, ये जो है आपको समझना होगा। अभी मैं एक क्लिप आज देख रहा था जिसमें एक बहुत अमीर आदमी है, वो पूछता है अपने सेक्रेटरी से मेरे पास कितने पैसे हैं, तो बताते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं। तो उनसे पूछता है कि मेरे पास मेरा एक दिन का खर्च कितना है, तो बताते हैं कि आपका एक दिन का खर्च कितना है। तो वो बताते हैं कि जोड़ के बताइए कि अगर मैं जो है कितने दिनों तक जो है ये मैं इसका यूज कर सकता हूं, तो वो बताते हैं, तो उसको जोड़ के बताते हैं कि आपकी 10 जनरेशन बिना काम किए हुए खा सकती है। और उसमें फिर वो कहता है कि और मेरे फादर के पास पैसा था, ये आज से पहले ये पैसा मेरे फादर के पास था, और मेरे फादर कितने दिन जीवित रहे, तो कहा कि 60 साल। तो कहा 60 साल के बाद मेरे फादर की डेथ हो जाती है, और वो इन दौलत से अपना आधा घंटा 1 मिनट भी नहीं बढ़ा सके। तो ये दौलत हमारी रह के क्या करेगी? अगर ये दौलत का हम क्या करते हैं कि हम दौलत को बचा के रखते हैं, तो उसमें वो कहता है कि मैं इन दौलत को जो है गरीबों पर यूज करूंगा। वो उस पर अपना कमिटमेंट देता है कि हम लाखों की गाड़ियों में बैठ करके वहां से चले जाते हैं जहां पे कोई आदमी भूख से तड़प रहा होता है। हमारे जो है भावनाएं इस तरह से ये होती हैं। तो ये कहता है ना कि जानते हो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं ना, मौत से इससे लेना देना नहीं है तुम कितने पैसे रखे हो। आपके पास नोटों की गड्डियां पड़ी हुई हैं, सोने के अंबार पड़े हुए हैं, मौत इन सब चीजों को नहीं देखती है। मौत आई और टन से लेकर चली जाएगी, आपको कुछ नहीं करते हैं। तो वही इसमें जो है थॉमस ग्रे कहता है कि मौत को इन सब चीजों में कोई मतलब नहीं है। आपके पास आपका स्टेटस क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आप कितने अमीर हैं, आपको कितने चाहने वाले लोग हैं, आपको कितने प्रेम करने वाले लोग हैं,
इन सब चीजों से मौत का कोई मतलब नहीं है। मौत आएगी और आपको लेके चल देगी। तो यही चीज वो कहता है कि इसमें कोई उसको दिलचस्पी नहीं है, ये रिगार्डलेस है, नॉन रिगार्डलेस, बेपरवाह, दिलचस्पी न रखने वाली चीज होती है। आगे देखिए क्या कहता है, द पोएट इमेजिन्स। फिर एक पोएट जो है अपने जो है ध्यान में वो मग्न है और अपने ध्यान में ये होकर के इमेजिन्स, कल्पना करता है द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ द विलेजर्स। अनटैप्ड पोटेंशियल, अनटैप्ड माने The poet imagines the untapped potential. Untapped potential, untapped माने जो संसाधन जिनके पास हो या जिनके पास उपलब्ध हो लेकिन वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कहता है पोएट इमेजिन्स की जिनके पास बहुत ज्यादा संसाधन उपलब्ध हो लेकिन वो प्रयुक्त तो बेकार हो जाता है। और किसी कहते हैं जो है उसमें है कि पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ दिस विलेजर्स। और ये जो विलेजर्स जो है ना, ये जिसको जो है कुछ नहीं था, जिसे ये कहते हैं पोटेंशियल के यहां पे कुछ अर्थ अलग तरीके से है, जिसके कुछ होने, प्रयोग में आने की संभावना या संभावनाएं नहीं होती हैं, उसके बारे में यह है कि सॉरी संभावनाएं हो तो ये कहते हैं कि ये जो सब बेकार रह जाता है। ये पोटेंशियल जो है उनके अंदर जो था, जो उनकी नॉलेज थे, वो सब बेकार पड़े रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सोर्सेज नहीं थे अपनी अभिव्यक्ति के, उनके पास सोर्स नहीं थे, इसलिए इनके पास ये जितनी सारी चीजें थी वो सब वहीं रह जाती हैं। ऑफ दिस विलेजर्स, इन जो है विलेजर्स को सब में है प्रोसेस टैलेंट इक्वल टू द ग्रेट लीडर्स आर पोएट्स। कुछ तो ऐसे रहे होंगे जो प्रोसेस थे, जिनके पास थी, टैलेंट्स थी, इक्वल टू द ग्रेट लीडर्स, महान नेता या महान पोएट के समान होगी। बट पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी रिस्ट्रिक्टेड देयर ग्रोथ। क्या कहते हैं? लेकिन बट पॉवर्टी, गरीबी ने, और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको मौका नहीं मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड, और रोक देती है देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को। इसमें जो गांव के गरीब लोग सोए हुए हैं इस कब्र में सोए हुए लोगों के अंदर टैलेंट बहुत था। यहां तक कि ये महान कवियों के जैसा टैलेंट था, महान नेताओं के जैसा टैलेंट था, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आज ये यहां पर चुपचाप पड़े हुए हैं। और आगे क्या कहते हैं, ग्रे आर्गू दैट ऑब्सक्योरिटी प्रोटेक्ट्स देम from crime, ambition and corruption, suggesting moral innocence in humble life। और ये क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं कि ग्रेस अर्गुस, और आगे जो बात ग्रे कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं कि ये जो ऑब्सक्योरिटी थी, ये जो इनकी जो अप्रसिद्धि थी, अर्थात ये प्रसिद्ध नहीं हुए, अर्थात ये फेमस नहीं हुए, वो क्या थी, प्रोटेक्टेड थे, उनको रोक दी। अगर आदमी जब प्रसिद्ध होता है तो उससे लोगों वो अपनी प्रसिद्धि को रोकने के लिए, अपनी छवि को बनाने के लिए वो बहुत से अनर्गल कार्य भी करता है। तो वही वो कहता है कि इनके पास ये था, ये जो इनकी ऑब्सक्योरिटी जो थी ना, जो ये जो इनकी पहचान नहीं थी, जो ये अंधकार में थे, इनको रोक दिया था। किसके? फ्रॉम क्राइम्स, जुर्म से, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा से, एंड करप्शन, और करप्शन से इनको रोक दिया था। और फिर उसके बाद सजेस्टिंग मॉरल इनोसेंस इन हम्बल लाइफ, और इन्हें जो है सजेस्ट कर रहा है मॉरल इनोसेंस, इनको निर्दोष बता रहा है, एक नैतिक निर्दोष बता रहा है, और इनको हम्बल लाइफ, साधारण जीवन की बात बता रहा है कि इसी के कारण ये अगर प्रसिद्ध हुए होते तो शायद इनसे भी कुछ गलत काम हो गए होते, लेकिन इनकी अप्रसिद्धि ने ही इनको जो क्राइम से बचा लिया। इनके जो है इनकी बेगुनाही, जो इनकी मासूमियत थी, इनकी मासूमियत ने इनको बहुत से गुनाहों से, पापों से बचा लिया है। तो ये इसमें पाप से जो है पाप रहित लोग इसमें सोए हुए हैं। और अगर हम प्रसिद्ध लोगों की बात करें तो उन लोगों ने अपनी प्रसिद्धि को, अपनी छवि को बनाने के लिए बहुत से पाप किए थे। तो इस गांव की सिंपल सी, साधारण सी कब्रों में सोए हुए लोग जो हैं,
ये पापों से मुक्त हैं, इनके ऊपर कोई पाप नहीं है, इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का कोई जो है क्लेम नहीं है। ये सारी बात इसमें कह रहे हैं। ही क्रिटिसाइज society's admiration for power and glory, reminding readers that monuments and praise cannot bring the dead back to life। और फिर उसके बाद क्या क्या कहते हैं, he criticized society administration। अब वो क्या कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सोसाइटीज एडमायरेशन, जो प्रशंसा है, समाज जो प्रशंसा करता है फॉर पावर एंड ग्लोरी, जो पावर और ग्लोरी की प्रशंसा करता है कि ये बड़े पावरफुल थे, इनके पास बहुत ताकत थी, इनके पास बहुत धन था। उन्हें रिमाइंड दिलाता है, पोएट याद दिलाता है, रीडर्स पढ़ने वालों को बताता है कि दैट ये मोन्यूमेंट्स जो हैं, ये ऊंचे ऊंचे जो मकबरे बनाए गए हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जिनके जो है कब्र पर जो ऊंचे ऊंचे मकबरे बनाए गए हैं ना, एंड प्रेज, और इनके जो रोज प्रशंसा की जाती है, कैन नॉट ब्रिंग, वो नहीं ला सकते हैं द डेड बैक टू लाइफ। जो ये मर गए हैं लोग ना, आप इनकी तारीफ लगा करके लाउड स्पीकर करते रहिए, मगर उनको जीवन नहीं दे सकते हैं। ये ऊंचे ऊंचे मोन्यूमेंट्स जो हैं, ये उनको एक सेकंड का भी जीवन नहीं दे सकते हैं, उन्हें दोबारा लाइफ में नहीं ला सकते हैं। ये ग्रे की एक बहुत शानदार लाइन थी, बहुत ही उपयोगी लाइन थी कि जो लोग अपनी ग्लोरी और गरिमा में डूबे हुए थे और उनके मरने के बाद उनके जो है वारिस थे, उन्होंने उनके जो है शानदार मोन्यूमेंट बना दिए, बहुत ऊंची ऊंची मीनारें बना दी और बहुत ऊंचे ऊंचे डूम बना दिए, और आज उनके बारे में प्रशंसाएं लिखी जाती हैं। तो ये प्रशंसा किसी काम की नहीं है, उन्हें दोबारा बैक लाइफ में उनको दोबारा जीवन नहीं दे सकती है। ये थॉमस ग्रे ने बताया है। आगे देखिए क्या कहते हैं, ग्रे देन रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमन डिजायर फॉर रिमेम्बरेंस। ग्रे जो है रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन ह्यूमन डिजायर फॉर रिमेम्बरेंस, वो उनको याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं। किनको रिमेम्बर करते हैं? इवन द पुअर विश टू बी रिमेम्बर्ड। वो कहते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं ना, वो भी चाहते हैं कि हमें याद किया जाए थ्रू सिंपल मेमोरियल्स एंड अफेक्शनेट टीयर्स। ये जो गरीब लोग हैं, उनकी जो क्या इच्छाएं होती हैं, उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि वो याद किए जाएं थ्रू सिंपल मेमोरियल्स, वो उनके एक साधारण याद हो, एंड अफेक्शन टीयर्स, अफेक्शनेट टीयर्स, और जो है ना जो है स्नेहशील, अफेक्शन के माने स्नेहशील, उनको स्नेह से याद किया जाए, उनको प्रेम से याद किया जाए। उनके बारे में ये जो गरीब लोग सोए हुए हैं, तो इनके जो लोग हैं जब इन्हें याद करते हैं तो इन्हें उन ऊंची ऊंची जो है डूम से नहीं, ऊंचे ऊंचे मोन्यूमेंट्स नहीं, बल्कि वो उन्हें प्रेम से याद करते हैं, उनकी प्रशंसा प्रेम से करते हैं। ये नहीं कि ये महान थे, इनके पास पैसे थे, इनके पास धन दौलत थी, इसलिए नहीं, बल्कि स्नेहिल प्रेम से उनको जो है, स्नेहिल प्रेम वाले आंसुओं से उनको याद करते हैं। और आगे क्या कहते हैं, आगे थॉमस ग्रे का क्या कहना है, ही एक्नॉलेजेस, वो ज्ञान देते हैं द इमोशनल नीड्स, इमोशनल जो है ना नीड्स होती है, आवश्यकता होती है फॉर सिंपैथी आफ्टर डेथ। उनका ये कहना है ना, वो ध्यान दिलाते हैं, वो ज्ञान देते हैं कि इमोशनल जो है ना, जो भावनाएं जो है, उसको आवश्यकता फॉर सिंपैथी आफ्टर डेथ, उनको मौत के बाद सिंपैथी की आवश्यकता होती है, उनको सिंपैथी की नीड्स होती है। और आगे द पोएम लेटर इंट्रोड्यूस द पोएट हिमसेल्फ इमेजिन्स, और फिर पोएट खुद इमेजिन करता है एज अ रस्टिक नारेटर्स, एज ए रस्टिक नारेटर्स, वो अपने आप को एक रस्टिक, एक ग्रामीण देहाती क्षेत्र से संबंधित सीधा साधा एक रस्टिक नारेटर्स के रूप में डिस्क्राइब करता है। ग्रे अपने को कहता है कि मैं तो एक देहात का सीधा साधा आदमी हूं, और अपने को वर्णन करता है। और क्या कहता है, और वो कहता है कि मेरी जो हैबिट्स हैं, जो मेरी आदतें हैं, ही इमोशनली नीड्स फॉर सिंपैथी द पोएम लेटर ग्रे हैबिट्स एंड इवेंचुअल डेथ, दिस सेल्फ रिफ्लेक्शन
The poem later introduced the poet himself. Imagine the rustic narrator describes the gray's habits and eventual death. जो सॉरी यहाँ से छूटा हुआ था, देख लीजिए कि जो है इसमें the poem जो है ना later introduced the poet खुद हिमसेल्फ उसको कहती है इमेजिन अ रस्टिक नरेटर, उसे एक रस्टिक नरेटर के रूप में, एक सीधा साधा जो है नरेटर के रूप में डिस्क्राइब करती है पोएम, और उसका हैबिट एंड इवेंचुअल, और जो एक जो इवेंचुअल अंतिम डेथ के बारे में बात करती है, इवेंचुअल डेथ के बारे में बात करती है। दिस सेल्फ रिफरेंशियल, और ये एक सेल्फ रिफरेंशियल है, खुद निर्देशात्मक देती है। एंडिंग किस तरीके से करते हैं, एंडिंग री इन्फोर्सेस द पोएम से यूनिवर्सलिटी, और फिर उसके बाद एंड होती है री इन्फोर्सेस, और री इन्फोर्स करती है, और किस चीज को री इन्फोर्स करती है, द पोएम्स यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता को ये कहती है कि ये पोएम जो है ये सार्वभौमिक है, ये सभी लोगों के लिए है, अर्थात ये जो पोएम है ये सभी लोगों पर सेट बैठती है। अर्थात ये जो बात कही जा रही है कि हर लोगों को एक समान तरीके से मौत आती है, तो ये सारे लोगों पर एक समान बैठती है। आगे देखिए, द इलिजी कंक्लूड्स बाय सजेस्टिंग दैट ट्रू वैल्यू लाइज इन वर्च्यू, सिंसियरिटी एंड कंपैशन रादर देन फेम। आगे इसमें वो पोएट ये कह रहे हैं कि इलिजी कंक्लूड्स होती है, लास्ट में जब हम इलिजी के पहुंचते हैं तो एक और सजेशन मिलता है कि जो ट्रू वैल्यू होती है ना वो इन वर्च्यू है, गुणों में पाई जाती है। सच्ची वैल्यू, सच्चा महत्व जो है गुणों में पाया जाता है, सिंसियरिटी में पाया जाता है, वफादारी में पाया जाता है, कंपैशन में पाया जाता है, दया भाव में पाया जाता है, सहानुभूति में पाया जाता है, संवेदना में पाया जाता है, रादर देन फेम। अगर आप सोचते हैं कि प्रसिद्धि में जो है वैल्यू है, तो प्रसिद्धि में वैल्यू नहीं है, बल्कि वैल्यू जो है, गुण जो है किसमें मिलता है, सिंसियरिटी में मिलता है, कंपैशन में मिलता है, रादर देन फेम, प्रसिद्धि में। आगे देखिए क्या कहता है, ग्रेज अर्ज, ग्रेज अर्ज, ग्रे जो है अर्ज करते हैं रीडर्स टू रिस्पेक्ट ऑर्डिनरी लाइव्स, कहते हैं कि देखिए साधारण लोगों को आप जो है सम्मान दीजिए, है ना, साधारण लोगों को आप सम्मान दीजिए, एंड एक्सेप्ट मॉर्टेलिटी, और नश्वरता को स्वीकार कीजिए, विद ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक। ये जो है आप जो है वो अर्ज करता है कि ऑर्डिनरी लोगों को सम्मान दीजिए, और एक्सेप्ट मॉर्टेलिटी, ये जो मॉर्टेलिटी है, नश्वरता है, इसको स्वीकार कीजिए, विद ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता के साथ इसको स्वीकार कीजिए। अर्थात आपको मौत आनी है, इसको जो है विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लीजिए कि मौत आपको आनी है। आगे क्या कहते हैं इसमें, द पोएम स्टैंड्स, पोएम खड़ी होती है अर्थात आती है, एज अ ब्रिज बिटवीन द क्लासिकल रिस्ट्रेंट एंड द रोमांटिक इमोशनल डेप्थ, ऑफरिंग अ टाइमलेस रिफ्लेक्शन ऑन डेथ, इक्वलिटी एंड ह्यूमन वर्थ। ये क्या है, द पोएम स्टैंड्स, ये पोएम जो क्या करती है, ये आगे जो आती है, पोएम का जो सिस्टम होता है वो क्या कहती है, ये एक ब्रिज का काम करती है, ब्रिज की तरह खड़ी होती है, किसमें, बिटवीन क्लासिकल रिस्ट्रेन, ये जो क्लासिकल रिस्ट्रेन था, व्यवहार था, नियंत्रित व्यवहार था, एक क्लासिकल नियंत्रित व्यवहार जो था उसको, या संयम, ये सब्र कहिए, रिस्ट्रेन के माने नियंत्रित व्यवहार कहिए, या शांत व्यवहार कहिए, या संयम कहिए, सब्र कहिए, एंड रोमांटिक इमोशन, और ये एक रोमांटिक इमोशन के बीच में एक पुल का काम करती है, इमोशनल डेप्थ, जो एक भावनात्मक गहराई है, एक रोमांटिक इमोशनल गहराई है, उसको जो है के बीच में एक ब्रिज की तरीके से खड़ी हुई है। और क्या करती है, ऑफरिंग टाइमलेस रिफ्लेक्शन, और ये ऑफर करती है, बताती है टाइमलेस रिफ्लेक्शन ऑन डेथ, ये मौत पर एक रिफ्लेक्शन देती है, और क्या कहती है, किस पर, डेथ पर, इक्वलिटी पर, एंड ह्यूमन वर्थ, और मानवीय मूल्य का ये वर्णन करती है ये पोएम। आगे देखिए क्या कहती है, इट रिफ्लेक्ट्स 18th सेंचुरी सोशल कॉन्शसनेस एंड फिलोसफिकल काम, ये क्या कहती है, ये रिफ्लेक्ट करती है,
ये वर्णन करती है, ये बताती है। ये किस चीज को वर्णन करती है? 18वीं सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का जो सोशल जो ये था, सोशल कॉन्शसनेस थी, जो सोशल कॉन्शस के माने होता है समझ, यहाँ पे है सजगता या चेतना कह लीजिए। जो कॉन्शसनेस है, जो सामाजिक चेतना है, उसको कहती है। एंड फिलोसफिकल काम, और जो दार्शनिक शांति है, उसका ये वर्णन करती है। आगे देखिए क्या कहता है। ग्रे कंबाइंस इमेजरी, ग्रे जो है कंबाइन करता है इमेजरी को, साउंड को एंड रिफ्लेक्शन को टू स्लो द रीडर्स पेस। और वो क्या कहता है कि जो है कंबाइन कर देता है इमेजरी को, साउंड को एंड रिफ्लेक्शन को। वो कई चीजें वो बताता है इसमें। एक जो है साउंड बताता है, रिफ्लेक्शन बताता है, टू स्लो द रीडर्स, रीडर्स को पेस। और उसको क्या कहता है? जो पेस के माने चलने, या जो है चलने की जो तरीका बताता है, या चलने दौड़ने आदि, या इस तरीके की जो चीजें होती हैं कुछ घटित होने की, या गति या चाल। पेस के माने आप जो है साइंस में पढ़ते हैं गति या चाल। तो ये एक जो है रीडर्स पेस को बताता है, गति उनके रीडर्स की चाल को बताता है, अर्थात उनके मूवमेंट को बताता है। और आगे क्या कहता है? कहता है इसमें कि द चर्चयार्ड बिकम ए सिंबल ऑफ शेयर्ड डेस्टिनी। और जो है ये जो चर्चयार्ड है, बिकम्स, ये जो ग्रेवयार्ड है या चर्चयार्ड है, कब्रिस्तान है, वो एक सिंबल बन जाता है ऑफ शेयर्ड डेस्टिनी। एक भाग्य है, एक डेस्टिनी है, शेयर्ड डेस्टिनी है, सिंबल ऑफ शेयर्ड डेस्टिनी, कि ये आपका भाग्य है, यही आपको आना है, यह आपका अंतिम भाग्य है, यह आपका अंतिम जो है भाग्य, यही आपको आना है। आप भले चाहे कुछ हो लें, लेकिन अंत में आपको इसी ग्रेवयार्ड में आकर के लेट जाना है, और फिर उसके बाद आप यहीं पे मिट्टी में मिल जाएंगे। यही वो कहता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। फिलोसफिकल काम, ग्रे कंबाइंस इमेजरी, साउंड एंड रिफ्लेक्शन बाय ऑनरिंग फॉरगॉटिंग। कहता है बाय ऑनरिंग, वो ऑनर करता है फॉरगॉटन लाइव्स, वो सम्मान देता है फॉरगॉटन लाइव्स, भूले, जिनको भूल गए लोग जीवन को। द पोएम क्वाइटली प्रोटेस्ट इन इक्वलिटी, ये प्रोटेस्ट करती है, जो ये जो पोएम है ना, वो ऑनर करती है फॉरगॉटन लोगों को, और एक जो है क्वाइटली प्रोटेस्ट, एक विरोध करती है इनइक्वलिटी, असमानता की। ये पोएम जो है ना, उनको तो याद करती ही है, और साथ ही साथ जो है वो उन लोगों को प्रोटेस्ट करती है, इनइक्वलिटी का प्रोटेस्ट करती है, असमानता का विरोध करती है ये पोएम। तो ये इसमें एक जो है बहुत शानदार चीज दी गई है कि जो है पोएट ने इनइक्वलिटी को, असमानता को कितनी शांतिपूर्वक विरोध किया है, इसका इस पोएम में आपको मिलेगी। आगे देखिए इसमें जो चीज आती है कि इनइक्वलिटी, द बैलेंस टोन अवॉइड्स एंगर चूजिंग एम्पैथी। इसमें जो द बैलेंस टोन है, जो सबसे पहले इसमें एक बैलेंस टोन दिया गया है कि ये जो हमको एक बैलेंस टोन दे रहा है, और किसको दे रहा है? अवॉइड्स एंगर, ये एंगर को अवॉइड कर रहा है। और ये मौत क्यों आ रही है? ऐसा नहीं, बल्कि ये जो बैलेंस टोन है, जो पोएट का एक बैलेंस टोन है डेथ पर, वो जो है अवॉइड्स एंगर चूजिंग एम्पैथी, और ये एम्पैथी को चूज कर रहा है, सिंपैथी को चूज कर रहा है। आगे देखिए क्या कहता है कि दिस यूनिवर्सल विजन, ये जो एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक विजन है, जो स्वप्न है या उद्देश्य है, एक्सप्लेन द पोएम्स लास्टिंग अपील। ये पोएम जो है ये एक लास्टिंग अपील करती है। ये जो विजन है ये लास्टिंग अपील है, अर्थात न समाप्त होने वाली एक अपील है। किसको? आगे क्या कहता है कि रीडर्स अक्रॉस जनरेशन, रीडर्स अक्रॉस जनरेशन रिकॉग्नाइज देमसेल्व, कि जनरेशन के बाद, मतलब कई जनरेशन के बाद रिकॉग्नाइज देमसेल्व इन द विलेजर्स, और जो रिकॉग्नाइज करते हैं देमसेल्व, खुद को, इन द विलेजर्स। और आगे क्या कहता है? द इलिजी टीचेस एक्सेप्टेंस, और जो इलिजी जो है ये टीच करती है, किसको टीच करती है? एक्सेप्टेंस को, स्वीकार करती है। किसको? मोरल अवेयरनेस,
moral awareness and the compassionate remembrance beyond pride, ambition and historical noise। ये क्या कहता है कि द इलिजी टीचर्स एक्सेप्टेंस, ये स्वीकार करती है मोरल अवेयरनेस, ये मोरल अवेयरनेस को भी ये स्वीकार करती है, और कंपैशनेट संवेदना को भी जो स्वीकार करती है, याद करती है किस चीज को, बियॉन्ड प्राइड, जो लोगों के अंदर गर्व में लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं। तो ये पोएम जो है ना, ये जो इलिजी जो है ना, ये याद दिलाती है किन चीज को, सभी लोगों को दयालुता को याद दिलाती है, अवेयरनेस करती है, जगाती है, और रिमेंबर करती है बियॉन्ड द प्राइड, घमंड, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा एंड हिस्ट्रिकल नॉइज। क्या कहता है? हिस्ट्रिकल नॉइज, किसको? ये जो हिस्ट्रिकल नॉइज है उन सब से हट करके ये सब लोगों को याद करती है। आगे देखिए इसमें क्या कहता है इस पोएम में, ये इट रिमेन्स अ फाउंडेशन इलिजी, ये एक फाउंडेशनल इलिजी है, शेपिंग इंग्लिश पोएट्री, जिसने इंग्लिश पोएट्री को शेप किया था, इथिक्स एंड इमोशनल रियलिज्म फॉर रीडर्स worldwide across the centuries, enduring influence on the literature, education and moral imagination globally today widely। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि इट ये जो पोएम है ये क्या करती है, इट रिमेन्स, ये रहती है, क्या रहती है? फाउंडेशनल इलिजी, एक फाउंडेशनल इलिजी है, ये एक फाउंडेशन है, अर्थात जो इसका एक सिस्टम है, जो इसको कहा जाता है कि आधारशिला जिसको कहा जाता है, ये एक बेस जो है जमीन से जुड़ी हुई है, ये एक आधारशिला वाली इलिजी है। शेपिंग इंग्लिश पोएट्री, जो इंग्लिश पोएट्री को एक आकार देती है, इथिक और इसमें उचित और अनुचित का विचार प्रस्तुत करती है, एंड इमोशनल रियलिज्म और भावनात्मक वास्तविकता को बताती है फॉर रीडर्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के लोगों को, एक रास सेंचुरीज और सदियां बीत चुकी हैं, आज भी ये हमें बताती है, एंड्योरिंग अस्थाई और टिकाऊ इन्फ्लुएंस, प्रभाव देती है ऑन लिटरेचर। ये जो पोएट्री है, जो इलिजी रिटन है, कंट्री चर्चार्ड, टॉमस ग्रे की जो पोएट्री है, ये हम पढ़ने वालों को आज भी हमारे बीच में रुकी हुई है और लोगों को उससे अवगत कराती है कि मनुष्य का क्या अस्तित्व है, उससे अवगत कराती है। और ये एक लिटरेचर का एक बहुत ही मजबूत जो आधार बन गई है, ये शिक्षा का एक मजबूत आधार बन गई है, और जो मोरल इमेजिनेशन, नैतिक कल्पनाओं का एक मजबूत आधार बन गई है। और केवल जो है ये आज नहीं, एक जगह नहीं, केवल इंग्लैंड में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में, और ये पूरी दुनिया में पूरी तरीके से जानी जाती है। ये पोएम एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम थी, है इलिजी रिटन कंट्री चर्चार्ड। अगर कभी पढ़ने की बात आएगी तो ये एक बहुत ही भावनात्मक कविता है, जो मनुष्य के, एक साधारण मनुष्य के जीवन पर आधारित है। अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन ये इतनी लंबी पोएम है कि इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने थीम में और समरी में बहुत सी बातें बता दी हैं, आपको भावनात्मक तरीके से जोड़ने का प्रयास किया है। अगर कोई परेशानी हो, समस्या कहीं पे आ रही हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट के माध्यम से और फिर उसके बाद कमेंट के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से आपको उस पर ये जो है आपकी जो संभावनाओं को या आपके जो है जो आपकी जो है परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। इस जो है पोएम का जो थोड़ा सा मैंने हिंदी भी दे दिया है, ये देख लीजिए, आराम से इसकी हिंदी देखिएगा। हिंदी भी बस वैसे ही शांत, जो आपने अध्ययन किया है इंग्लिश, उसका केवल एक जो है छोटा सा सारांश है, ये पूरा वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, केवल एक छोटा सा सारांश है। आइए फिर आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन के बारे में करते हैं। एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना होगा, अध्ययन करना होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन होगा और इसी क्वेश्चन से आपको मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन पर भी फोकस देना है। जितना आपको पोएट्री को समझना है, अध्ययन करना है, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को भी अध्ययन करना है, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सके। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सीन ऑफ द चर्चयार्ड बाय द पोएट्स आईज। पोएट ने किस तरीके से चर्चयार्ड को जो है शो किया है, उसको आपको करना है। इसको मैंने जो है छोटे छोटे पार्टों में बांट करके दिया है, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। इसको जो है आप एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो गया है तो इसमें आपको समस्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट कैपेसिटीज
डज द पोएट इमेजिन इन द डेड विलेजर्स? क्या कैपेसिटी को वो जो है इमेजिन करता है कि इनके अंदर क्या कैपेसिटी थी, क्या इनके अंदर जो है शक्तियां थी, वो इमेजिन क्या करता है पोएट डेड विलेजर्स पर, इसका वर्णन करना है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से एक एक पार्ट को अध्ययन कीजिए और अपने माइंड में फीड कीजिए, ताकि आप परीक्षा में अच्छे तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द पोएट यूलिजाइज? कैसे व्यक्ति या वस्तु की उच्च प्रशंसा करना पुअर विलेजर्स को, ये इसमें बताया गया है। ये मैंने इसका यहाँ यूलोजाइज का जो थोड़ा सा एक अर्थ मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे आया, मैंने लिख दिया, तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, व्यक्ति या वस्तु की उच्च प्रशंसा करना। तो कैसे जो है वो गांव के विलेजर्स की वो उच्च प्रशंसा कर रहा है, उस पर वर्णन करना है। तो ये जो है उसका आंसर है। इसको भी आप आराम से जो स्क्रीनशॉट लेकर के देखते रहिए और फिर उसके बाद ताकि आप इसको जो है परीक्षा में आराम से लिख सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। फिर उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द पोएट सेज अबाउट हिमसेल्फ? पोएट अपने बारे में क्या कहता है, ये मैंने बीच में वर्णन किया गया था। इसको देखिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के अध्ययन कीजिए और इसको जो है अच्छे नंबर पाने के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, इनको अध्ययन करते रहिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ये पार्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, समराइज द एपिथेट अटैच टू द एलिजी। देखिए ये एपिथेट है, जब हम पोएम एलिजी पढ़ेंगे तो उसमें एपिथेट के बारे में बात करेंगे। जो कब्र पे लिखा हुआ पत्थर होता है उसी को एपिथेट कहते हैं। उसके लिए उसने 1 2 4 6 लाइन लिखी थी, तो वो भी कविता में उसको अध्ययन कीजिएगा। तो उसका जो, हालांकि मैंने क्वेश्चन में लास्ट में 2-3 लाइन में उसका वर्णन किया है, तो ये बहुत ही नहीं, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को इसमें सम्मिलित किया है कि आप इसको अध्ययन कर लीजिएगा। और ये आपके एग्जाम से रिलेटेड ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको एग्जाम में अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सके। इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के अध्ययन कर लीजिए। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये विशेष प्रकार से बीए पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर के लिए है। तो आपको अगर ये पोएम पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज में मिलेंगे अगली बार। थैंक यू।